तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज दुनिया जिस चीज को क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन कह रही है ना, वो असल में सिर्फ मौसम बदलने की कोई आम घटना नहीं है, बल्कि ये मनुष्य और प्रकृति के टूटते रिश्ते की एक बहुत ही गहरी कहानी है। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद जरूरी सवाल पर बात करेंगे कि क्या ये प्रकृति का क्रोध है या फिर मनुष्य का अपना ही प्रतिबिंब। हम देखेंगे कि कैसे बाहर का बढ़ता हुआ तापमान, सच कहूं तो हमारे भीतर के बढ़ते ताप का ही सीधा नतीजा है। ये चर्चा आपकी नजरिए को पूरी तरह बदलने वाली है, तो चलिए इसे मिलकर समझते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही गहरी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक ऋषि ने अपने शिष्य से कहा, जब कोई नदी सूखती है ना, तो केवल पानी नहीं मरता, बल्कि मनुष्य की चेतना भी सूखने लगती है। शिष्य ने बड़ी हैरानी से पूछा, गुरुदेव, क्या प्रकृति सच में हम पर क्रोधित हो जाती है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, प्रकृति तो माँ है, वो कभी क्रोध नहीं करती, वो बस अपना संतुलन बनाती है। होता ये है कि जब मनुष्य अपनी सीमा भूल जाता है, तब प्रकृति उसे उसकी सीमा याद दिलाती है। और बस यही वो मूल बिंदु है जहां से हमें आज के इस पूरे पर्यावरण संकट को समझना है। सबसे पहले बात करते हैं बाहरी सत्य की, यानी वो जलवायु संकट जो हमें साफ साफ दिख रहा है। आज हमारी धरती पर आखिर हो क्या रहा है? ये भौतिक वास्तविकताएं बिल्कुल हमारे सामने हैं। ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, गर्मी इतनी हो गई है कि अब बर्दाश्त नहीं होती, जंगलों में भयानक आग लग रही है और बारिश का तो पूरा चक्र ही बिगड़ चुका है। कई प्रजातियां हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो रही हैं। अब जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ हेक्टेयर जंगल साफ किए जा रहे हैं। जरा सोचिए, ये कितनी विशाल जगह होती है। हमारे स्रोतों में भी इसका जिक्र है, जैसे भारत में छत्तीसगढ़ के हसदेव और हैदराबाद के विशाल जंगलों की कटाई इसके बिल्कुल सीधे उदाहरण हैं। पेड़ों का कटना हमें शायद एक आम घटना लगे, लेकिन असल में ये पृथ्वी से जीवन के ही खत्म होने का दौर चल रहा है। हमने पृथ्वी को जीवित चेतना समझने के बजाय बस एक संसाधन समझ लिया है, और सच कहें तो हम एक भयानक सामूहिक विलुप्ति यानी मास एक्सटिंक्शन के दौर से गुजर रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। आज आधुनिक विज्ञान के पास पहले के किसी भी युग से ज्यादा जानकारी है। कार्बन एमिशन से लेकर बढ़ते तापमान तक का बिल्कुल सटीक डेटा हमारे पास मौजूद है। अब अगर विज्ञान जलवायु परिवर्तन को इतने अच्छे से समझा सकता है, तो फिर वो उसे रोक क्यों नहीं पा रहा है? इसका सीधा सा कारण ये है कि केवल तकनीकी ज्ञान और मशीनें इस संकट को हल करने में पूरी तरह विफल हो रही हैं। कारखाने, प्लास्टिक, अत्यधिक ईंधन, जंगलों की कटाई, ये सब तो केवल बाहरी कारण हैं। जब तक हम इस अंधी दौड़ की असली जड़ तक नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक कोई भी नई नीति या मशीन काम नहीं करेगी। तो फिर वो असली जड़ क्या है? वो है हमारा आंतरिक सत्य, यानी लालच की बीमारी। जो भी बाहरी लक्षण हमें धरती पर दिखाई दे रहे हैं, वे वास्तव में हमारी एक आंतरिक बीमारी का ही रूप हैं। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें, तो लालच ही पर्यावरण विनाश का सबसे बड़ा कारण है। मशहूर मनोवैज्ञानिक एरिक फ्रॉम की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। लालच एक अथाह गड्ढा है जो व्यक्ति को एक अंतहीन प्रयास में थका देता है, लेकिन कभी संतुष्टि तक नहीं पहुंचने देता। आज का आधुनिक समाज प्राकृतिक संसाधनों को, जो कि हमारी अमूल्य पूंजी हैं, एक खर्च करने योग्य आय की तरह अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहा है, और इसी मानसिकता ने आज पूरे ग्रह को दांव पर लगा दिया है। अब इस तुलना को देखिए। ये बाहरी और आंतरिक ग्लोबल वार्मिंग का कनेक्शन बहुत ही गहरा है। बाहर धरती गर्म हो रही है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन भीतर क्या हो रहा है? भीतर भी तो ताप लगातार बढ़ रहा है। हमारा क्रोध बढ़ रहा है, हमारे अनियंत्रित इच्छाएं बढ़ रही हैं, हमारा धैर्य खत्म हो रहा है, और पूरा जीवन कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल होता जा रहा है। हम प्रकृति से कटते जा रहे हैं। और सच तो ये है कि जब मन का ताप बढ़ता है, तब पृथ्वी का ताप भी बढ़ता है। यही हमारी आंतरिक ग्लोबल वार्मिंग है। इस पूरी समस्या को समझने के लिए हमें इन 2 दृष्टिकोणों को देखना होगा। एक तरफ है शैलो इकोलॉजी या उथली पारिस्थितिकी, जो ये मानती है कि प्रकृति बस इंसानों के इस्तेमाल के लिए बनी एक चीज है, और दूसरी तरफ है दार्शनिक अर्नेनेस का डीप इकोलॉजी का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि हर जीवित प्राणी का अपना एक मूल्य है, एक कीमत है, और ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो हमारे लिए कितना उपयोगी है। हमें प्रकृति को एक जीवित अस्तित्व के रूप में देखना होगा, न कि सिर्फ एक वस्तु के रूप में। और अगर हम सनातन दृष्टि और अपने प्राचीन ज्ञान की बात करें, तो वो हमें पंचभूत के सिद्धांत के जरिए एक और गहरे स्तर पर ले जाता है, जो हमें बताता है कि हम ही प्रकृति हैं। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है।
ये दिखाता है कि हम प्रकृति से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सीधे तौर पर हमारी इंद्रियों और हमारे शरीर के घटकों से जुड़े हैं। आयुर्वेद और योग भी यही कहते हैं कि हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब हम धरती को नष्ट कर रहे होते हैं ना, तो असल में हम किसी और को नहीं, बल्कि अपने ही शरीर, अपने ही मन और अपनी ही चेतना को नष्ट कर रहे होते हैं। इसी संदर्भ में हमें नदियों और जंगलों को भी समझना होगा। ये केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवित संस्थाएं हैं। जंगल केवल लकड़ी के गोदाम नहीं हैं, वे इस पृथ्वी के फेफड़े हैं और आध्यात्मिक रूप से वो हमारे भीतर की शांति के प्रतीक हैं। जब जंगल कटते हैं तो हमारा धैर्य और संतुलन भी कटने लगता है। हर नदी जीवन प्रवाह का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। जब गंगा, यमुना या नर्मदा जैसी पवित्र नदियां प्रदूषित होती है ना, तो वह सिर्फ कारखानों का कचरा नहीं होता। ये नदियां केवल पानी की धाराएं नहीं, चेतना की धाराएं हैं। इनका गंदा होना सीधे तौर पर यह दिखाता है कि इंसान की भावनाएं दूषित हो गई हैं, हमारे विचार विषैले हो गए हैं और हमारा जीवन पूरी तरह से कृत्रिम हो गया है। बाहर नदियों में जो प्रदूषण दिख रहा है, वो असल में हमारे भीतर के भावनात्मक प्रदूषण का ही आईना है। लेकिन निराशा के बीच एक बहुत अच्छी खबर भी है। दुनिया भर में अब एक नई कानूनी क्रांति आ रही है, जिसे लीगल पर्सोनाहुड या कानूनी व्यक्तित्व कहा जाता है। इसका मतलब है कि कानून अब प्रकृति को भी अधिकार दे रहा है। जैसे कनाडा में मैकबाई नदी को और भारत में गंगा और यमुना नदियों को जीवित संस्थाओं के रूप में कानूनी मान्यता दी गई है। ये इस बात का सबूत है कि अब हम ये मानने लगे हैं कि प्रकृति कोई निर्जीव चीज नहीं है जिसका हम बस शोषण करते रहें, बल्कि उसे भी सुरक्षित रहने का पूरा अधिकार है। इसके बावजूद हमें इस विकास बनाम विनाश के पूंजीवादी भ्रम से बाहर आना होगा। आज हम एक बहुत ही अजीब मोड़ पर खड़े हैं। हमारे पास बेहतरीन तकनीक है, शक्ति है, जानकारी है, लेकिन हमारी बुद्धि और हमारा संतुलन कम होता जा रहा है। हमने विकास का मतलब सिर्फ ज्यादा से ज्यादा उपभोग समझ लिया है। हमने कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें तो बना ली, लेकिन आकाश की ओर देखने का समय खो दिया। हमारे मोबाइल फोन तेज हो गए, लेकिन हमारा मन लगातार अशांत रहने लगा। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही गंभीर और रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी दी गई है। अर्ध सामान्य जीवन जीने वाली शायद हम आखिरी पीढ़ी हैं। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। अब सवाल आता है, क्या पृथ्वी समाप्त हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। प्रकृति बहुत शक्तिशाली है। वो डायनासोरों के युग के बाद भी बची रही, वो खुद को फिर से संतुलित कर लेगी। असली खतरा तो हमारी मानव सभ्यता पर है। अगर हम अपनी सीमाएं भूल गए, तो प्रकृति हमें मिटाकर अपना संतुलन वापस ले ही आएगी। तो क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? नहीं। चलिए अब विनाश के इस डर से बाहर निकलते हैं और समाधान की बात करते हैं, यानी जागृति और एक नई चेतना का निर्माण। प्राचीन ज्ञान से हमें कुछ बहुत ही स्पष्ट कदम मिलते हैं। सबसे पहला, धरती को महज एक संसाधन मानना बंद करें। जिस दिन हम इसे मां समझेंगे, इसका शोषण अपने आप रुक जाएगा। दूसरा, अपनी जरूरत और लालच के बीच का अंतर समझें, क्योंकि कम उपभोग में ही हमारा भविष्य है। तीसरा, पेड़ लगाना कोई बोरिंग काम नहीं है। इसे पृथ्वी के प्रति अपनी कृतज्ञता और एक आध्यात्मिक साधना माने। चौथा, ध्यान और मौन के जरिए अपने भीतर की शांति को वापस लाएं। और सबसे जरूरी, बच्चों को सिर्फ स्क्रीन से मत चिपकाए रखिए, उन्हें असली मिट्टी, पेड़ों और नदियों से जोड़िए। और इसी से जुड़ा है एक बहुत ही सुंदर स्वदेशी दर्शन, 7वीं पीढ़ी का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि हम आज जो भी निर्णय लें, जो भी कदम उठाएं, उसका मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि आज से 7 पीढ़ियों के बाद आने वाले बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये धरती माँ, जिसे पाचा मामा भी कहा जाता है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी का एक बहुत ही गहरा एहसास है। चलिए अब वापस उसी कहानी पर लौटते हैं जिससे हमने आज की शुरुआत की थी। ऋषि ने अंत में अपने शिष्य से जो कहा था, वो हमेशा याद रखने लायक है। प्रकृति का विनाश बाहर शुरू नहीं होता, वह मनुष्य के भीतर शुरू होता है। जब इंसान प्रकृति से, मौन से और अपनी आत्मा से कट जाता है ना, तब जाकर ये पृथ्वी बीमार पड़ने लगती है। इसीलिए जिस दिन हम पृथ्वी को फिर से पवित्र मानना शुरू कर देंगे, उसी पल से धरती का और हमारा अपना उपचार भी शुरू हो जाएगा। तो अंत में बस यही कहेंगे कि जलवायु परिवर्तन केवल मौसम का संकट नहीं है, ये हमारी चेतना का संकट है। और इसका समाधान नई मशीनों में नहीं, बल्कि एक नई चेतना में है।
मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, जब हम इस सुंदर प्रकृति को नष्ट करते हैं, तो क्या वास्तव में हम खुद को ही नष्ट नहीं कर रहे होते? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।